परिवार से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों की सेहत भगवान भरोसे है। हाल ही में देश के कई हिस्सों में छात्रों ने प्रदर्शन कर हॉस्टल्स में खाने की क्वालिटी और हाइजीन को लेकर सवाल उठाया है। भारत सरकार के फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने 2011 में इसको लेकर एक स्पष्ट गाइडलाइंस जारी किया है, लेकिन दुर्भाग्य से इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि फूड विभाग के अधिकारी कभी हॉस्टल्स की सरप्राइज चेकिंग करते ही नहीं। पिछले साल तेलंगाना के कुछ अफसरों ने हिम्मत दिखाई तो कई छात्रावासों में खाने की ऐसी क्वालिटी पाई गई जो बीमार करने वाली थी। सबसे हास्यास्पद और दुर्भाग्य की बात यह है कि डॉक्टर्स तैयार करने वाले मेडिकल कॉलेजों के हॉस्टल्स की हालत ज्यादा खराब है, खासकर कुकुरमुत्ते की तरह उग आए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में। कई मामलों में तो खराब खाने की वजह से छात्रों को फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हम देश भर के स्टूडेंट्स को जो हॉस्टल्स या पीजी में रहते हैं तथा उन नौकरीशुदा लोगों को जो वर्किंग मैन या वीमेन हॉस्टल में रहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि खराब क्वालिटी फूड की शिकायत करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है। ये नंबर है 1800 11 4000। फिर से स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे 1800 11 4000। आप दूसरे नंबर पे भी कर सकते हैं, ये नंबर है 1915। हॉस्टल्स या पीजी में आमतौर पर खाने को लेकर दो तरह की गड़बड़ियां होती है, हाइजीन की और क्वालिटी की। डाइट चार्ट से एक पोषक तत्व लगभग गायब गायब रहते हैं। हर तरह के डाइट चार्ट में पोषक तत्व गायब रहते हैं। आईआईटी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने एक उदाहरण पेश करते हुए इंटरनल टास्क फोर्स बनाया है, जिसका एकमात्र काम हॉस्टल, मेस और कैंटीन में के खाने की क्वालिटी और हाइजीन मॉनिटर करना है। इससे काफी सुधार हुआ और शिकायतों में बहुत कमी आई। इस मुद्दे पर विशेषज्ञों से बात करने से पहले हम एक नजर उस हाइजीन रिक्वायरमेंट पर डालते हैं जो सरकार के फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने तय की है। किचन और डाइनिंग एरिया बिल्कुल साफ सुथरा हो, सेफ स्टोरेज हो, जहां हम सामान रखते हैं और कच्चा सामान रखते हैं और बना बनाया सामान, कुक्ड फूड रखते हैं, वो एरिया साफ हो, पेस्ट कंट्रोल हो और रेगुलर सफाई हो, वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग होती रहे और उसका जो सोर्स है वाटर का उसकी भी जांच हो। मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फूड हैंडलर्स हो, जो खाना खिला रहे हैं, परोस रहे हैं, रख रहे हैं, उन्हें कोई इन्फेक्शस बीमारी तो नहीं है, ये ध्यान रखने की जरूरत है, और साफ सुथरा रहते हैं कि नहीं। तो ये हुई हाइजीन की बात। सरकार का फोकस न्यूट्रिशन पर भी है। गाइडलाइंस के अनुसार सभी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल में और यहां तक कि वर्किंग हॉस्टल और पीजी में सेफ और हेल्दी डाइट दी जाए। यहां तक कि स्कूलों में भी केवल न्यूट्रिशियस फूड मिले। किस तरह के फूड देने और किस तरह के फूड नहीं देने का आदेश है, यह भी जान लेते हैं। सेफ एंड बैलेंस्ड फूड, इनपुट फ्रॉम न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, मतलब डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट से इनपुट लेकर आप डाइट चार्ट बनाएं हॉस्टल्स के लिए। प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं, लोकल और सीजनल फूड ज्यादा से ज्यादा दें। हाई सॉल्ट, हाई शुगर और हाई फैट वाले भोजन ना दें। आज हम इस समस्या के दोनों पहलुओं पर बात करेंगे, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की उदासीनता और डाइट में न्यूट्रिशन की कमी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात करने के लिए आज हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विवेक कुमार रजक को आमंत्रित किया है, जो डूटा एकेडमिक काउंसिल के सदस्य भी हैं। दूसरी गेस्ट है जानी मानी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और डाइटिशियन मिस दिव्या प्रकाश। आप दोनों का स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, विवेक जी। जी सर। क्योंकि मामला कॉलेजों का है, स्कूलों का है, तो इसलिए सबसे पहला सवाल आपसे ही है। और वो सवाल ये है कि क्या कॉलेजों में और कॉलेज के हॉस्टल्स में इस गाइडलाइंस का पालन होता है जो फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ने जारी किए हैं? जी, थोड़ा सा इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखना जरूरी है, और नेशनल लेवल पे जो हमारा स्थिति है उसको देखना जरूरी है कि फूड कहाँ पे खराब है या वो न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता है।
इसको अगर हम देखेंगे पूरे भारत के स्तर पे तो देखेंगे दो तीन बातों पे निर्भर करता है। सबसे पहले कि जो इंस्टीट्यूशन टाइप क्या है, वो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट हैं, दोनों में आपको अंतर मिलेगा। फिर उसका लोकेशन क्या है, वो लोकेशन रूरल एरिया में है, अर्बन एरिया में है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, ओवर क्राउडेड जगह पे, अभी डिटेल में बात करूंगा। और तीसरा, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। मैनेजमेंट इन द सेंस कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उनका कोई से है कि क्या खिलाया जाएगा क्या नहीं खिलाया जाएगा। अब आते हैं, जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के हॉस्टल का फूड, और जो प्राइवेट हॉस्टल आप जानते हैं, हाँ। प्राइवेट हॉस्टल जिसको पीजी भी बोला जाता है, स्टूडेंट्स ज़्यादातर वहीं रहते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हॉस्टल की कैपेसिटी हमारी 5 से 7% स्टूडेंट को कैटर करने की है, तो 95% 93% स्टूडेंट जो है, जो बाहर के हैं, वो प्राइवेट हॉस्टल पीजी पे डिपेंड करता है। बहुत लोग तो बना के भी खाते हैं। तो इसमें आपको अंतर मिल जाएगा। दूसरा, जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहाँ पे प्राइवेट आपके हॉस्टल्स हैं, पीजीज हैं, और उनके यहाँ डिमांड ज़्यादा है, वो उसका एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब ये हालत है फूड का, तो ये हालत है कि फूड न्यूट्रिशन तो छोड़ दीजिए, बल्कि ईटेबल ही नहीं होता है। हम्म। मतलब आप दाल उनका देखेंगे हॉस्टल्स में, जो प्राइवेट हॉस्टल्स में जाके, तो उसमें दाल कम पानी ज़्यादा होगा। फॉरगेट हम्म। अबाउट कि वो उनको फ्रूट दिया जा रहा है कि नहीं, उनको मिल्क दिया जा रहा है कि नहीं, उनको बाकी तरह का न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं। यहीं पे अगर हम गवर्नमेंट हॉस्टल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, कॉम्परेटिवली बेटर है। हाँ, सर्टेनली हो सकता है कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स उनके हैं उस एज में, ग्रोइंग एज में, तो हो सकता है पूरा ना हो रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जो हमें आंकड़े मिलते हैं न्यूट्रिशन के, हेल्थ के, वो हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो एनएफएचएस जो फिफ्थ राउंड था 2019-21, उसका जो डेटा हम देखते हैं, तो हम देखते हैं ओवरऑल जो वीमेन है, 57% ऑफ ऑल वीमेन आर एनेमिक इस हम्म। देश में। 67% ऑफ चिल्ड्रेन, जो 6 महीने से 5 साल की उम्र का, जिसको चिल्ड्रन कैटेगरी में रखते हैं, वो एनेमिक है। 67%, आप देखिए, मतलब 2/3 बच्चे जो है वो एनेमिक है। उसी तरह से हम देखेंगे 1/3 बच्चे जो हैं वो सीवियरली, जिसको क्रोनिक माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, उसके शिकार हैं। तो इस देश में तो बिल्कुल ये सवाल जायज है कि जब हम एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि हम इनरोलमेंट रेट को बढ़ाएं हर स्तर पे, खास करके हायर एजुकेशन में हम बहुत बड़ा जंप चाहते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है, पढ़ने आ रही हैं, वो उनको सफिशिएंट फूड और सफिशिएंट न्यूट्रिशनल फूड वो मुहैया किया जाए। हालांकि स्थिति बहुत दयनीय है, स्थिति बहुत दयनीय है। अब हम आपसे अगला सवाल पूछेंगे, लेकिन जी। पहले दिव्या जी से जानते हैं कि दिव्या जी, गाइडलाइंस में जो फसाई का गाइडलाइंस है उसमें है कि कॉलेज के हॉस्टल्स को और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स को, यहाँ तक कि स्कूल के हॉस्टल्स को, डाइट चार्ट बनाने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन की मदद लेनी चाहिए। क्या कभी आपसे किसी ने संपर्क किया? का क्या ऐसा होता है, प्रैक्टिस में है ऐसा? किशोर जी, ये अगर जैसे कि बहुत पहले मिस्टर राजीव गांधी ने, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने बोला था कि जो भी हमारी पॉलिसीज बनती है, अगर वो पॉलिसी 1 रुपए की होती है 16 आने की, तो उसमें एंड यूजर तक 1 आना तक ही पहुंचता है। ये बहुत साल पहले की बात है। ये जो अभी हम इस पॉलिसी और गाइडलाइन की बात कर रही हूँ, मैंने अपने ना, मेरे से आज तक कभी किसी ने ऐसा सजेशन लिया है, ना मेरी रिकमेंडेशन ली है, ना मेरे जानने वाले किसी ने ऐसी बात करी है। क्योंकि ये पॉलिसी बनती है, हमारे देश में बहुत सारी रेगुलेशंस बन चुकी है जहां पर डॉक्टर्स का इंपॉर्टेंस है ना। दे आर सपोज टू बी क्वालिफाइड, उनके लिए अगर वो क्वालिफाइड नहीं तो उसे क्वैक बोलते हैं। पर इंडिया में हर आदमी थ्रू गूगल अपने को डाइटिशियन ही बोलते हैं। और आदमी, चाहे एक आम आदमी हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो, वो पैसे कहीं भी खर्च करना चाहते हैं, पर एक डाइटिशियन को उसका फी नहीं देना चाहते हैं। और सोचते हैं गूगल पर तो ये मेन्यू चार्ट दिया हुआ है, हम उसी को कॉपी कर देंगे। और इस कॉपी करने के चक्कर में, थोड़े से पैसे के सेविंग के चक्कर में, वो अपने कितने सारे स्टूडेंट्स की हेल्थ को खराब करते हैं। वो स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं है, वो हमारे देश का भविष्य है।
हम अपने देश के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। वो बच्चे उस एज में जाते हैं, अमूमन 16-17 साल के एज में वो घर से निकल जाते हैं। उस समय उनका फिजिकल ग्रोथ होता है, उस समय उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बोथ गर्ल एंड बॉयज दोनों में, बच्चों में होती है। ठीक है, उनका इमोशनल रेगुलेशन चेंज हो जाता है, उनका हैबिट बिल्ड होता है उस एज में जब वो हॉस्टल में जाते हैं, और उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता है, जो कि एक छोटी सी, बहुत छोटी सी मिस्टेक है एक बड़े से इंस्टीट्यूशन में जहां पे लाखों का बजट होता है। वो इजीली एक डाइटिशियन को 2 से 5 हजार रुपया देकर, या चाहे उससे भी कम देकर के, अपने जो मेन्यू चार्ट है, जो कि बोलते हैं कि उनका मंथली चार्ट बनता है, उसको करेक्ट करवा सकते हैं, कुछ एड ऑन कर सकते हैं। पर वो लो बजट पे अपना हॉस्टल रन करना चाहते हैं, और सरकार की रेगुलेशन है। लेकिन इस कंट्री में, हमारे देश में, रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उनका इवैल्यूएशन आपका बहुत सारे। एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आपने हाइजीन के मामले में, न्यूट्रिशन के मामले में क्या एक्सपीरियंस कहता है? क्या कमी देखी है आपने हॉस्टल्स में? किशोर जी, मैं खुद भी हॉस्टल में रहकर पढ़ी हूँ, और आप जाओ तो वहां पर चूहे ऐसे भागते रहते हैं, कॉकरोच। एक कुक्ड फूड और एक फ्रेश फूड, दोनों को, जैसे हमने पढ़ाई करी है, वो दोनों सेपरेट हिस्से में रहना चाहिए, पर ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं होती है। बिल्लियां घूमते हैं, डॉग्स घूमते हैं, जो वर्कर्स है वो काम करते हैं, उनके पास ना हैंड ग्लव्स होता है, ना उनका हेड कवर रहता है, वो खांसते रहते, छींकते रहते, वैसे ही काम करते हैं। हाइजीन की बात करें, पोर्टेबल वाटर यूज नहीं होता है। तो ये तो हमने खुद देखी है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक हमारी मेंटेलिटी हो गई है। हम अपने बच्चों को भी यही बताते हैं, बेटा हॉस्टल जा रहे हो, वहां का खाना नहीं अच्छा होगा। मतलब ये हमारे इनग्रेन्ड हो गई है। वी डोंट डिमांड कि हमें अच्छा खाना मिलना चाहिए। आज तक किसी भी, कभी भी, किसी भी स्टेट या हमारा जो इलेक्शन हुआ हो सेंटर का, आज तक क्या आपने किसी भी पार्टी के एजेंडा में सुना है? जबकि एक बहुत ही ग्रेव इशू है, हम जिसे नजरअंदाज करते चले आ रहे हैं। जब तक हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे, वो एडल्ट में हेल्दी एडल्ट नहीं होंगे, हमारे कंट्री को वो प्रोडक्टिविटी कहाँ आएगी? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन, बोलते हैं ना कि हमारी कंट्री किस पर डिपेंड कर रही है, इतने आगे कैसे जाने के चांसेस है, क्योंकि हमारे पास यंग पॉपुलेशन है। लेकिन अगर वो यंग पॉपुलेशन हेल्दी नहीं है, और हेल्दी कैसे होगा? हेल्दी खाने से होगा, बैलेंस्ड डाइट से होगा। अगर उसे वही नहीं मिलेगा, तो वो एक अनप्रोडक्टिव और लेस प्रोडक्टिव एडल्ट बनेगा। प्रोफेसर विवेक, आप जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और जेएनयू में पढ़ाई की है आपने। कई साल तक आप जेएनयू हॉस्टल में रहे। मैं जेएनयू के कई सारे, लगभग सारे हॉस्टल्स का मेन्यू देख रहा था। अब मुझे वहां पे बहुत कुछ अच्छा दिखा उस मेन्यू में। कुछ न्यूट्रिशस फूड भी मुझे दिखे। एक तौर से माना जाए तो बहुत हद तक जेएनयू पालन करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसी स्थिति नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस, मैं अभी प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस और पीजीज के तो हालत बहुत खराब है। पर दिल्ली यूनिवर्सिटीज और जेएनयू में तुलना करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स अभी भी कई मामले में पीछे हैं, खास करके हाइजीन के मामले में। तो क्या कोई मैकेनिज्म है, जैसे आईआईटी में है इंटरनल टास्क फोर्स, क्या आपको लगता है कि हर यूनिवर्सिटी में, खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, एक टास्क फोर्स हो जो सिर्फ न्यूट्रिशन और हाइजीन पर ध्यान रखे हॉस्टल्स के? जी, बिल्कुल किया जा सकता है मालवीय जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने शुरू में बताया कि जो 3 फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है कि हॉस्टल का फूड कैसा होगा, उसमें तीसरा फैक्टर जो मैंने आपको बताया था कि स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट कितना है ये डिसाइड करने में कि हमें क्या खिलाया जाएगा और कितना खिलाया जाएगा, कब कब मेनू में क्या क्या होगा। तो इसके लिए जेएनयू ने ओवर द इयर्स एक सिस्टम इवॉल्व किया है। इनफैक्ट 2 दशक पहले भी ऐसा था, 3 दशक पहले भी ऐसा था कि जो हॉस्टल होता है, एक हॉस्टल में अगर 200 स्टूडेंट रह रहे हैं, 200, 250, 300, तो वहाँ का सिस्टम ये है कि वहाँ पे एक मेस कमेटी का इलेक्शन होता है। 2-2 महीने के लिए स्टूडेंट, 6 लोगों का इलेक्शन, 6 लोग चुने जाते हैं
जो 2-2 महीने मेस के इंचार्ज होते हैं। उनका काम है ये देखना कि मेन्यू सही है कि नहीं, खाना हाइजीनिक लेवल क्या है, सवेरे सफाई हो रही नहीं हो रही है किचन की, डाइनिंग हॉल की, तो वो देखते हैं। उसी तरह हॉस्टल कमेटी भी होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो यूजी कॉलेजेस के जो हॉस्टल्स हैं, इनमें या फिर पीजी हॉस्टल्स जो हैं, इनमें ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिसमें स्टेक होल्डर्स का बहुत ज़्यादा। और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स का कंपैरेटिवली स्थिति ठीक है, खाना ठीक है, लेकिन आपने सही कहा कि यूजी हॉस्टल्स जो है, कॉलेजेस के जो हॉस्टल्स हैं, इनमें इनमें खराब स्थिति इसलिए है क्योंकि उसमें जो स्टूडेंट है, जो मेन स्टेक होल्डर्स है, जो उसके लिए पे कर रहे हैं, उनसे नहीं पूछा जा रहा, उनकी राय नहीं ली जा रही है, या उनको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। हॉस्टल के जो फूड है या पूरा हॉस्टल का जो मैनेजमेंट है, उसमें उनका कोई दखल अंदाजी नहीं है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स को सीखना चाहिए अच्छे एग्जाम्पल से, जेएनयू से, आईआईटी का आपने बताया। अनसर्टेनली जो देखिए, कॉलेजेस के एक प्रॉब्लम ये है कि कॉलेजेस अपने आप को ऑटोनोमस मानती है। कॉलेजेस आर डायरेक्टली फंडेड बाय द यूजीसी। तो यूनिवर्सिटी बहुत चीज़ों में उनको ऑटोनोमस मानती है, दखल अंदाजी नहीं करते हैं वो। ये कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी है। जिन जिन कॉलेज में हॉस्टल है, कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, हॉस्टल के जो वार्डन हैं, और जो अधिकारी हैं, कॉलेज का प्रशासन है, उनका उनको इंडिपेंडेंटली अपने स्तर पे इस तरह की कमिटी वो बनाए, जिससे वो मॉनिटर करते रहे कि हॉस्टल में जो फूड मिल रहे हैं, जो खाना मिल रहा है, वो हाइजीन हो, वो उसमें न्यूट्रिशन हो, और उसका फूड की क्वालिटी ठीक हो। मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी जो कि बहुत बड़ा हमारा, देखिए 90-91 कॉलेज है, तो यूनिवर्सिटी के लिए 91 कॉलेज मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। लोकल लेवल पे प्रशासन को इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यहाँ तक कि स्कूल स्कूल की कैंटीन के का भी बुरा हाल है। जी। आपको लगता नहीं है स्कूल में इतने इतने ज्यादा फीस लेते हैं? कॉलेज के इतने, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के इतने करोड़ों के बजट होते हैं। एक कंसल्टेंट के तौर पर न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन को कंसल्टेंट बना के रखा जाए, जो समय समय पर सुझाव दे, समय समय पर चेकिंग करे कि हाइजीन कैसा है, मेन्यू क्या है, इस तरह के सुझाव दे। क्या ये बहुत मुश्किल काम है? नहीं नहीं, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, बल्कि जो अभी दिव्या जी बता रही थी, वही बात लागू होता है कि पेरेंट्स ये मान के चलते हैं कि बच्चा हॉस्टल जाएगा तो उसको अच्छा खाना नहीं मिलेगा। तो उसके दिमाग में बैठ गया है कि भाई हमें खराब ही खाना मिलना है। तो वो कंडीशन है, स्टूडेंट कंडीशन है कि हॉस्टल का खाना ऐसा ही होता है। तो ये पेरेंट्स के स्तर पे भी जागरूकता हो कि भाई अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, इतनी मोटी फीस ले रहे हैं वो, तो हमारे बच्चे को खाना अच्छा मिले। एक और प्रॉब्लम क्या है हमारे समाज में, हम ऐसा मानते हैं कि बच्चा अगर कष्ट करके पढ़ रहा है तो अच्छा करेगा, उसको सारी सुविधाएं दे दीजिए तो वो अच्छा नहीं करेगा। ये भी बदलने की जरूरत है। देखिए, अच्छी हाइजीनिक जगह पे वो बैठे, जहां वो रह रहा हॉस्टल में, वो साफ सुथरा हो, उसकी सफाई डेली हो रही हो, जो बाथरूम टॉयलेट वो इस्तेमाल कर रहा हो वो साफ सुथरा हो, जो जिस हॉस्टल के में वो खाना खा रहा है, डाइनिंग हॉल, जिस किचन में हॉस्टल में खाना बन रहा है, उसकी सफाई प्रॉपर हो रही हो। तो हमें अपना, एज ए पेरेंट, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमें भी अपना परसेप्शन को बदलना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि कष्ट करके ही हम हमेशा अच्छा कर सकते हैं। हाइजीनिक खाना खाने से, जैसे मैम ने बताया, अगर हम हाइजीनिक फूड खाएंगे, सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिलेगा, तो हमारा बॉडी हेल्दी होगा, हमारा माइंड हेल्दी होगा, और हम एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है ना, वो तैयार कर पाएंगे देश के लिए। तो इस पे समाज को भी सोचने की जरूरत है, मुझे लगता है। दिव्या जी, विवेक जी ने अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पेरेंट्स की ओर सरका दिया है। तो आपका क्या लगता है कि क्या पेरेंट्स का दखल हो सकता है किसी हॉस्टल में? पेरेंट्स क्या करे? पेरेंट्स की तो मजबूरी है, बच्चे को भेजना है, एक तरह से वो समझौता है कि भाई तकलीफ करके पढ़ोगे तो अच्छा बनोगे। वो एक समझौता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते, उसका दखल नहीं होता। यहाँ पर रोल फिर वही है कि सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाए हैं उसको लागू करने का काम या लागू कराने का काम सरकार का ही क्यों नहीं होना चाहिए? सख्ती से क्यों लागू नहीं होना चाहिए? और जैसा कि विवेक जी ने शुरू में बात की, जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के, जहां दाल ऐसी मिलती है कि आप उसमें स्विमिंग कर सकते हैं, तो ऐसी ऐसी क्वालिटी के खाने पर कंट्रोल कैसे हो? पेरेंट्स नहीं कर सकते हैं ये तो, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसके ऊपर जब तक डंडा नहीं पड़ेगा जैसे तेलंगाना में हुआ तो फिर वो सुधर गए। ऐसा क्यों नहीं होता है हमारे देश ये जैसे कि प्रोफेसर विवेक ने बताया है, ये सरकार की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ पॉलिसी बनाने से काम नहीं चलेगा।
पेरेंट्स नहीं इसको हैंडल कर सकते हैं, बच्चे बाहर निकलते हैं। और इनफैक्ट अगर पेरेंट्स दखल अंदाजी करते हैं, क्योंकि सारे पेरेंट्स तो करते नहीं है, अगर दो चार पेरेंट्स अगर दखल अंदाजी करते हैं कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उनके बच्चे सफर करते हैं। तो हम्म। कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर हम्म। सकते हैं। तो हम्म। इसके लिए रेगुलेशन गवर्नमेंट की तरफ से ही होना चाहिए। देखिए हम्म। किशोर जी, अभी जब भी जितने दिनों तक ये गवर्नमेंट हमारी ये जो एपिसोड है यूट्यूब की, जो आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, और उम्मीद करते हैं कि हमारे पेरेंट्स और बच्चे इसे शेयर करेंगे और ये सही मुकाम पे पहुंचे, गवर्नमेंट के पास ये पहुंचे कि ये हमारी रिक्वेस्ट है, तब तक के लिए मेरी कुछ सुझाव है। कभी इतना देर ना हो जाए जब तक सरकार एक्शन ले। तभी जो बच्चे हैं जो आज सफर कर रहे हैं, अगले पॉलिसी एक दिन में तो बदलेगी नहीं, इसके लिए कुछ समय लगेगा। तो उस समय के लिए मैं नहीं चाहती हूं कि हमारे देश का एक भी बच्चा सफर करे। तो देर आर सर्टेन थिंग बेसिक जिसको कि आप चेंज करोगे तो आप अपने हेल्थ और न्यूट्रिशन को मेंटेन कर सकते हो। जैसे मेरी भी बेटी दिल्ली में मिरांडा हाउस में पढ़ती है, तो वहां भी मैंने उसको कुछ चीजें बताई। जब भी वो हॉस्टल गई तो उसके कुछ कंप्लेन होते थे कि खाना अच्छा नहीं है, खाने का टेस्ट अच्छा नहीं है, जो ऑयल यूज होता है उससे महक आती है। ऑब्वियसली बच्चे घर से अच्छा खाना खाकर जाते हैं, सब्जी इतनी पकी होती है कि मिलता नहीं है कि क्या है कैसे है। तो चीजों के लिए है, चीजों को मैं नहीं बदल सकती थी। फिर मैंने मेरे बच्चे को समझाया और कुछ सजेशन दिया। वही सजेशन एज ए मदर मैं सारे बच्चों को जो हॉस्टल में रहते हैं, जो पढ़ने के लिए गए हैं, या जो बच्चे बाहर में काम के लिए गए हैं और अभी हॉस्टल में रह रहे हैं, जैसे कि खाना स्किप नहीं करना है। ये हमारी अगर हॉस्टल की मेन्यू भी रहती है, अगर वो अच्छा भी मेन्यू दे रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। इस एज में ग्रोथ के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत है। तो बच्चे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करें जबकि दाल अच्छी नहीं मिल रही है? तो उसके लिए है चना, रोस्टेड चना। और सभी बच्चे डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक क्लास के होते हैं, तो मैं ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बताऊंगी जो कि बच्चे के लिए या पेरेंट के लिए अफोर्डेबल नहीं हो। बहुत बेसिक बता रही हूँ। चने आते हैं, रोस्टेड चना, चना का सत्तू आता है। आज अमेजोन के टाइम में हर स्टेट में, नॉट ओनली नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया भी वो अमेजन से चने की सत्तू ले सकते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी रिच इन प्रोटीन। ठीक है, और उसके लिए करना कुछ नहीं है। बच्चों के पास रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, पैसे भी लिमिटेड होते हैं। उस सत्तू के 2 चम्मच को एक ग्लास पानी में डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दे, जो अपने घर से ला सकते हैं, तो उन्हें 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अगर वो एग खाते हैं तो जरूर अपने डाइट में बॉइल्ड एग ही यूज करें, जो कि रोड साइड बॉइल्ड एग मिलता है, उसमें ज्यादा हाइजीन की बात नहीं है। सामने गर्म अंडे को आपको पील ऑफ करके छिलके निकाल कर देते, आप वो खा सकते हैं। ठीक है, ये सारे स्प्राउट, स्प्राउट बहुत सिंपल है आपके लिए बनाना। ये हमारा मेंटल ब्लॉक है, बस हमें एक टिफिन की जरूरत है। रात में थोड़ा सा मूंग डाल दिया, खड़ा मूंग, और उसको सुबह में हो गई ठीक है। उसकी अगर स्प्राउट नहीं भी निकलती है, फिर भी वो आप खा सकते हैं बिना कुछ मिलाए। तो ये कुछ चीजें, जैसे आप काला चना भी सोख करके सुबह में खा सकते हैं, तो इसमें कोई एफर्ट नहीं है। दूसरी बात है, जैसे कि आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया की बात करी है अभी, जो हमारे विवेक जी ने बताया है कि 57% जो विमेन है वो एनीमिक है। तो क्या करना है, सिंपल सा ऑप्शन है, 2 डेट्स हर दिन सुबह में खाएं। ठीक है, बहुत सिंपल ऑप्शन है। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो 4 आलमंड रोज खाएं। चलिए, फ्लैक्स, आज हम सिर्फ हॉस्टल तक सीमित रखते हैं। हॉस्टल में 2 डेट सुबह देंगे मुझे नहीं लगता है। हॉस्टल विवेक में जी। नहीं देंगे, बच्चे खुद से अपने लाइफ में इन चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि उनकी लिमिटेड पॉकेट मनी में पेरेंट्स पे भी बर्डन नहीं होगी, वो खा सकते हैं। आज हम ठीक है। सिर्फ हॉस्टल में को सुधारने की बात कर रहे हैं। विवेक जी, दिव्या जी ने एक ऐसे कॉलेज का नाम लिया है जो आपके यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 5 कॉलेजेस में से है, मिरांडा हाउस, और कैंपस में है। अगर वहां पे इस तरह की गड़बड़ियां पाई जा रही है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो साउथ कैंपस में है, या जो नरेला में कॉलेज है, या जो बवाना में कॉलेज है, वहां की क्या हालत होगी। जी जी बिल्कुल, ये बहुत ही शॉकिंग है हमारे लिए भी।
ये सुनना कि मिरांडा हाउस कॉलेज के हॉस्टल का खाना, खाने का जो क्वालिटी है खास करके वो अच्छा नहीं है, बच्चे खा नहीं पा रहे हैं, अनडाउटेडली ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और कंडीशन लगभग सबकी वैसे ही है मालवीय जी, खाली मिरांडा हाउस की नहीं, बाकी नॉर्थ कैंपस कॉलेज देखिए, ज़्यादातर जो हॉस्टल फैसिलिटी है ज़्यादातर नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में ही है। अब जो मेरा कॉलेज है लोधी रोड पर है, हमारे कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, ना बॉयज हॉस्टल है ना गर्ल्स हॉस्टल है। उसी तरह से मोर देन 50% कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी में है जहाँ पे हॉस्टल नहीं है बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए, कुछ कॉलेजेस जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स के हॉस्टल है। मैं ये कह रहा हूँ कि अमूमन कॉलेजेस के जो खाने हैं वो वैसे ही हैं, ये मिरांडा हाउस की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स का कोई रोल नहीं है डिसाइड करने में कि क्या मिलेगा। मैंने आपको बताया कि अगर हॉस्टल कमेटी हो, मेस कमेटी, स्टूडेंट डिसाइड करे कि उनको क्या खाना मिलना चाहिए और उनको ये देखने का ऐसा मैकेनिज्म हो। देखिए आपने जो अभी कहा पिछले पिछले अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने पेरेंट्स पे डाल दिया, पेरेंट्स पे नहीं डाला, वो भी एक है, समाज को भी तो बदलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स मॉनिटर करें उनको, उनको जिम्मेदारी मिले, उसको जिम्मेदारी के साथ साथ कुछ बेनिफिट भी मिले। जैसे जब मैं जेएनयू का हॉस्टल कमेटी मेस कमेटी की बात कर रहा हूँ, तो जो मेस कमेटी में स्टूडेंट चुने जाते हैं 2 महीना उनका टेन्योर होता है, इंसेंटिव ये है उस स्टूडेंट के लिए मेस कमेटी का इलेक्शन लड़के जीत के आने का, कि वो 2 महीने उसका हॉस्टल का फूड जो है वो फ्री होता है उसके लिए, जो उसका टेन्योर होता है। तो एक तरह से उसके लिए इंसेंटिव है कि वो मेस कमेटी का चुनाव लड़े, मेस कमेटी में जीते आए, उसको 2 महीने पैसे नहीं देने हैं। दूसरा, उसको एक जिम्मेदारी मिल रही है, सभी स्टूडेंट्स को वोट देके उसको जिताया है, तो उस सारे स्टूडेंट्स के प्रति उसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे, नजर रखे कि जो खाना हाइजीन और न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखिए ज़्यादातर जगह पे जो खाने का पैसा वो स्टूडेंट ही पे करते हैं, गवर्नमेंट नहीं देती है सर, चाहे वो मिरांडा हाउस हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे डीयू हो। ठीक है, स्टाफ की सैलरी गवर्नमेंट देती है, जो कुक खाना बना रहा है उसकी सैलरी गवर्नमेंट दे सकती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। लेकिन जो खाना हम खा रहे हैं, जो हम दूध पी रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, चाहे दाल हमें मिल रहा है, रोटी मिल रही है, उनका पैसा स्टूडेंट खुद बियर करता है। तो ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें स्टूडेंट, चूंकि उसी का पैसा लग रहा है, वो तय कर सके और वो मॉनिटर भी कर सके, अलोंग विथ ऑब्वियसली प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। हर हॉस्टल में वार्डन होते हैं, वार्डन की भी यही जिम्मेदारी है देखना कि बच्चों को सही खाना मिल रहा है और माहौल भी सही है ना, ओवरऑल हॉस्टल का जो इन्वायरमेंट है इंक्लूडिंग द काइंड ऑफ फूड, द न्यूट्रिशियस फूड, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वार्डन की जिम्मेदारी है। लेकिन मैकेनिज्म ऐसा बनाना पड़ेगा। आप दोनों से आखिरी सवाल, एक एक मिनट में छोटा आंसर दीजिएगा। पहले विवेक जी, जी। हमें हर हॉस्टल के मेस के लिए, कैंटीन के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है देखभाल करने के लिए, जो सिर्फ हाइजीन नहीं, न्यूट्रिशन एस्पेक्ट भी देखे। और वो आदमी ऐसा हो जो ये सोच के ना बने कि 2 महीने फ्री खाना मिलेगा। ठीक है, वो ये उसको जानकारी हो, क्योंकि वो डाइटिशियन तो है नहीं, तो उसको जानकारी हो। साफ सफाई तो देख लेंगे, ऐसे साफ करना है वैसे करना है, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो इन्होंने, दिव्या जी ने कहा कि वो छींक रहे हैं, वो खांस रहे हैं, वो बाल को ढक नहीं रहे हैं, इस तरह की तमाम चीजें हैं। जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो फूड हैंडलर है उसके लिए, कि कहीं कोई इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है। ये देखने के लिए एक स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। तो क्या उस मैकेनिज्म में खाली स्टूडेंट पे छोड़ देना सही है, या उनको सपोर्ट करने के लिए, स्टूडेंट तो हो लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए एक एक्सपर्ट होना चाहिए? आप दोनों जवाब दीजिए इस पहले मैं बोलूं, पहले पर। मैम हाँ, बोलेंगे? पहले आप ही बोलिए। ओके। जरूर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये सुविधा और ये फैसिलिटी या इस तरह का सर्विसेज मेरी नज़र में, मेरी जानकारी में, मुझे नहीं लगता इवन जो सबसे अच्छे हॉस्टल्स हैं जहां खाना फिर भी ठीक ठाक मिल रहा हो, वहां भी किसी तरह का प्रोफेशनल की मदद ली जाती होगी। जब मैं मॉनिटरिंग की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि स्टूडेंट तय करे उसे क्या मिलेगा। मॉनिटरिंग के बाद में ये भी है कि वहाँ हाइजीन है ना, कि जो कुक, जो वो खाना बना रहा कुक या हेल्पर जो काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो, वो एप्रन पहने हो, उनके बाल ढके हुए, उनके बाल ना गिरे खाना में। हाइजीन की बात में ये सारे ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। हाँ ये जरूर है कि हॉस्टल में इस तरह के प्रोफेशनल्स को भी हायर किया जाना चाहिए, जो ये मॉनिटर करे या देखे या सजेस्ट करें कि उनको किस तरह, इस एज में, जैसे मैम बता रही थी, ये जो 16 साल से 22 साल का एज है,
या 25 साल तक का एज है, इस एज में अगर आपको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली स्टूडेंट कोई भी कोर्स कर रहा है उसको नहीं पता होता है कि हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत है, उसके लिए एक प्रोफेशनल हायर करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल होना चाहिए, और हर हॉस्टल के पास फुल टाइम नहीं तो पार्ट टाइम ही सही, है ना, ऐसा प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए, उनको पेमेंट करके उनकी सर्विसेज लेनी चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स को हाइजीन के साथ साथ न्यूट्रिशियस फूड भी मुहैया किया मिले हॉस्टल्स में। दिव्या जी। हाँ किशोर जी, मैं विवेक जी के बात से सहमत हूँ। यहाँ पर जैसे कि जैसे हर कॉलेज में एक रूम होता है, मेडिकल रूम होता है, जिससे भी कोई इशू होती है वहाँ पे फैसिलिटी होती है। तो उसी तरह एक डाइटिशियन का होना भी, चाहे वो कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, वहां पर होना कंपलसरी है। क्योंकि हेल्थ, हम हर समय प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करनी चाहिए। हमें रेस्ट्रिक्टिव क्यों चाहिए कि जब कोई डिजीज हो जाए, बच्चे इतना, उन्हें जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होता है, उनके साथ गट की इशू होती है। इसके लिए, और बच्चे जिस एज में हॉस्टल में जाते हैं, जैसे जेएनयू एक अलग स्टेटस है, वहां पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट होते हैं, उनकी थोड़ी मेच्योरिटी लेवल बढ़ जाती है। लेकिन जब बच्चे पहली बार कॉलेज जाते हैं, उनके पास इतना समझ में नहीं होता है, अपने कोकून से बाहर जाते हैं कि वो मेस को देखे, उनके पास इमोशनल स्ट्रेस और बर्डन होता है घर से बाहर आने का। तो दे कांट हैंडल एवरीथिंग, और उन्हें समझ में भी नहीं आता है कि उनके लिए क्या जरूरी है, नहीं है। ना उन्हें बोलना आता है, ना उन्हें प्रेजेंट करना आता है। दे नीड सम टाइम टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। तो इसके लिए जरूरी है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सरकार की तरफ से एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आए कि हर कॉलेज इंस्टीट्यूट, चाहे वो मेडिकल, इंजीनियरिंग, यूजी या स्कूल हो, वहां पर एक डाइटिशियन का होना बहुत जरूरत है। क्योंकि हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी, वो बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, उन्हें गट इश्यूज नहीं होंगे, हेल्दी खाना मिलेगा हाइजीनिक कंडीशन में, तो वो बहुत अच्छा करेंगे। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अगले बार इलेक्शन इलेक्शन के टाइम में वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे रिक्वेस्ट करे कि इस एजेंडा को उठाए। जब तक हम इस मुद्दे को बड़े फोरम पर लेकर नहीं आएंगे, हमारे जो नेता है उन्हें ये समझ में नहीं आएगी कि एक छोटा सा दिखने वाला मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है, जिसे हम आज तक निग्लेक्ट करते आए हैं। तो एक अवेयरनेस की जरूरत है, और बड़े लेवल पे हम 4 जगह जा सकते हैं, 4 पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं। पर इतने बड़े देश में जब तक एक पॉलिसी नहीं बनेगी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, पॉलिसी बननी अलग बात है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, चीजें नहीं सुधरेगी, और हमारे बच्चे सफर करते रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच। इस पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सर। इसी तरह के हॉस्टल्स में, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, आईआईटी हॉस्टल्स में, मेडिकल कॉलेज हॉस्टल्स में पढ़े हुए बच्चे आगे जाकर आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, पॉलिसी निर्धारक बनते हैं, और कुछ मंत्री भी बनते हैं। लेकिन उसके बाद उनका ध्यान उधर उस हॉस्टल की तरफ नहीं रहता है कि वहां भी कुछ ठीक किया जाए, जहां से हम निकल के आए हैं, जहां हमने गड़बड़ी देखी है, ध्यान नहीं रहता है। चलिए, अब आप कह रहे हैं कि इसको इलेक्शन मुद्दा भी बनाना चाहिए, वो भी लोग बनाकर देख लें। लेकिन जो भी हो, जरूरी है इसको सुधारना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।